जो नूब यानी कि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सेंस ऑफ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। तो अगर किसी की 15 से 20 हज़ार की सैलरी है और उसको अपनी पहली इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए करनी है तो उन्हें किस तरह के फंड्स में इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले बहुत स्मॉल अमाउंट से वो एक कैपिटल मार्केट्स को टेस्ट करें। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है इस वक्त वो अगर सुबह उठता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि अब मैं क्या करूं? इट्स अ ग्लोबल वॉर, तो इट इज़ नॉट लेसर देन अ वर्ल्ड वॉर। इक्विटी, डेट, गोल्ड, कैश, किस तरफ इस वक्त एलोकेशन होनी चाहिए? SIFs, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। नॉट डायरेक्ट टू द मार्केट्स, बट अगर फंड्स में जाना हो तो क्या इस वक्त मल्टी एसेट फंड्स एक अच्छा ऑप्शन माने जा सकते हैं? In the next 3 to 4 months, gold and silver will give good returns in the portfolios. That whether you are 40 or whether you are 50 or whether you are 30. The only thing is that different asset has to be there in the part of the portfolios. नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें आपको मार्केट से लेकर गोल्ड तक हर चीज़ के बारे में डिटेल जानकारी भी मिलेगी और उसका एक आउटलुक भी मिलेगा। तो चलिए इस खास पॉडकास्ट पर बुलाते हैं अपने खास मेहमान को। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ शर्मा, को फाउंडर मॉनिटरी पार्टनर्स से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। Thank you so much. चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो तो वही है जो चारों तरफ गूंज रहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी चारों तरफ हम देख ही रहे हैं। मिडिल ईस्ट पे जो टेंशन है उसका सबको इस वक्त पता ही है। अभी तक डील साइन हुई नहीं है, उसके लिए कोई आउटकम्स नहीं आए हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है इस वक्त वो अगर सुबह उठता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि अब मैं क्या करूं। तो एक्चुअली उसे इस वक्त क्या करना है? वेल मोहिनी, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबल टेंशन्स है क्यों और उसके कारण कौन कौन से सेक्टर्स है जो अफेक्टेड है। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो ग्लोबल टेंशन्स आज से नहीं, पिछले 2 साल से बने हुए हैं। जब से US के प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेसिडेंटशिप ली थी और उसके बाद से टैरिफ के जब इश्यूज़ आए वो अपने में एक बहुत बड़ा ग्लोबल टेंशन का कारण बना, जिसके कारण ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मार्केट्स गिरे। उसके बाद मुझे लगता है कि ग्लोबल टेंशन्स इन द फॉर्म ऑफ यूक्रेन वॉर्स या फिर वेनेजुएला क्राइसिस या नाटो के जो इश्यूज़ आए वो आए, और फिर उसके बाद अब जो ग्लोबल टेंशन्स था वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ईरान क्राइसिस बन गया। एंड डेफिनेटली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है इन सब में ईरान क्राइसिस वाज द वर्स्ट सिनेरियो, और उसके पीछे रीज़न ये है कि ईरान हैज़ बीन वन अमंग्स द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। और जब भी ऑयल एज अ सेक्टर हिट होता है तो एक्चुअली वो जो वॉर है वो 2 कंट्रीज़ के बीच में नहीं होती है, वो पूरा एक पैन, इट्स अ ग्लोबल वॉर, इट्स अ वॉर अगेंस्ट एनर्जी सिक्योरिटी। और अगर एनर्जी सिक्योरिटी के अगेंस्ट वॉर होती है तो इट इज़ नॉट लेसर देन अ वर्ल्ड वॉर, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है वर्ल्ड में जहाँ पैनिक, जहाँ डिस्ट्रेस, जहाँ यूफोरिया, जहाँ एनजाइटी, जहाँ डिप्रेशन, ये सब चीज़ें होना बहुत नॉर्मल है। सो जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ जो रहीं पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, उसके कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड थे। इसका मतलब ये है कि क्रूड ने $113 पर बैरल हिट कर दिया था। नाउ द पॉइंट इज़, इंडिया के लिए सबसे बुरी बात ये थी कि इंडिया हैज़ बीन वन अमंग्स द मेजर इम्पोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, और ऑब्वियसली उसके जो अलाइज थे वो ईरान उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में इतना बड़ा एक बैरिकेडिंग या एम्बार्गो लगा दिया, उसके कारण ऑयल का जो सप्लाई था वो इफेक्ट हुआ, जिसके कारण इंडिया में भी एक एनर्जी क्राइसिस आई। और जब भी इतनी बड़ी एनर्जी क्राइसिस जो वर्ल्ड की वन अमंग द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, डेफिनेटली उस पर पैनिक तो रहेगा ही रहेगा, जिसके कारण मार्केट्स रिएक्ट करेंगी ही करेंगी। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इस सिनेरियो में जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स सुबह उठ के जब ऐसी न्यूज़ सुनता था कि ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक और दोनों साइड से है, तो बाय डिफ़ॉल्ट है एनर्जी सिक्योरिटी का खतरा तो था ही। और ये जो एनर्जी सिक्योरिटी का खतरा था ये पूरी मिडिल ईस्ट में था। अगर आप कुवैत, कतर, बहरीन, दुबई, अगर आप इन कंट्रीज़ को उठाएं तो एनर्जी सिक्योरिटी का या जो मेजर अफेक्टेड एरियाज़ था वो ये भी रहा है जहाँ ईरान ने एक काफ़ी बॉम्बिंग एंड शेलिंग की थी, जिसके कारण इंडियन डायस्पोरा भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड थे जो मिडिल ईस्ट में थे। नाउ द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, जब भी एक रिटेल इन्वेस्टर जब सुबह उठ के ये सारी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर एक डर तो बनेगा ही बनेगा, और क्योंकि उसके अंदर एक डर बनेगा तो उसके पास सिर्फ 2 ही कारण होंगे उसको रिजॉल्व करने के। या तो वो मार्केट से बिल्कुल दूर रहेगा क्योंकि वो इतना कंफ्यूज्ड है, या वो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करेगा। उसको लगेगा कि क्योंकि मार्केट्स अभी करेक्टेड हैं, देयरफॉर लेट्स बाय ड्यूरिंग डिप
एंड लेट्स टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस गिवन सिनेरियो। तो दो टाइप के रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बहुत जल्दी पैनिक में आ जाते हैं या जो एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। डेफिनेटली अगर हम जो पैनिक वाले इन्वेस्टर्स रहे, उन्होंने अपने पैसे को या तो बाहर निकाला या वो टेंशन एंड स्ट्रेस में उन्होंने कैपिटल एरोड किया और बाहर निकल गए, और जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखा, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को इन वॉर एज अ सिनेरियो को एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कायम किया। बिल्कुल। और लेकिन इस वक्त इन्वेस्टर्स का पैनिक होना भी एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि जब इतनी सारी अनसर्टेनिटी होती है तो समझ नहीं आता कि पैसा कहाँ लगाए। और मेरा अगला सवाल भी यही है कि इस अनसर्टेनिटी के बीच जब ग्लोबल मार्केट्स में सिचुएशन ऐसी है, हालांकि बीच बीच में हम देखते हैं कि मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स काफ़ी अच्छे मूव पे दिखा देता है, लेकिन इस अनसर्टेनिटी में अगर किसी को अपनी कैपिटल एरोड नहीं करनी है, इसके साथ ही अगर उसे ग्रोथ चाहिए, तो कौन सी ऐसी एसेट क्लास है जिसमें वो पैसा इस वक्त पार्क कर सकता है? आइदर वो इक्विटी, डेट, गोल्ड, कैश, किस तरफ इस वक्त एलोकेशन होनी? देखिए, इन्वेस्टिंग का एक सबसे बड़ा एक मूल मंत्र जो बेसिक जेनेसिस है वो ये है कि इज़ देयर द एसेट एलोकेशन टेकिंग प्लेस इनटू योर पोर्टफोलियोज। जब मैं ये बोलता हूँ व्हाट डज इट मीन, हालांकि ये वर्ड काफ़ी सारे शोज़ में, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में, काफ़ी सारे पॉडकास्ट में ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट एसेट एलोकेशन आई मीन दैट देयर शुड बी ऑल कैटेगरीज विच आर प्रेजेंट इन योर पोर्टफोलियोज। और जब मैं ऑल कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बेसिकली डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपके पोर्टफोलियो में इंडियन मार्केट्स के कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके पास फॉरेन मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड है, आपके पास कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड एंड सिल्वर है, आपके पास फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, एफडीज़ हैं, और अब जो नया टर्मिनोलॉजी आई है SIFs, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो आपके पोर्टफोलियोज़ को एक स्टेबिलिटी देते हैं। क्या ऐसी एसेट क्लासेस आपके पोर्टफोलियोज़ में है? अगर एक इन्वेस्टर ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ जाए कि उसको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एक एसेट एलोकेशन को मेंटेन करना चाहिए, तो इसका जवाब तो चाहे US के कारण अनसर्टेनिटी है या नहीं है, वो अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन पहले से ही मेंटेन करके रखेगा। एंड दैट इज़ वेयर द ब्यूटी लाइज, कि उस केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियोज़ में वो सारे के सारे कमोडिटीज़ या एलिमेंट्स या वो कैटेगरीज़ हैं जो मार्केट के बुरे फेज़ में भी परफॉर्मेंस देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईरान US वॉर, डॉलर इंडेक्स ने या डॉलर ने काफ़ी बेटर रिटर्न्स दिए थे, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इन्वेस्ट किया। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करना ही नहीं चाहिए? दैट्स अ रॉन्ग प्रोपोजिशन। अगर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है या इंडियन मार्केट्स जो इतने बुरे फेज से गुजर रहे थे उस समय, हम लोगों के पास ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन आ चुका था, क्या हम उस वैल्यूएशन गेम का में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या फॉर एग्जांपल हमें ऐसा लग रहा था कि वॉर के टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत बुरी तरीके से कंसोलिडेट किया। तो क्या हमें इस फेज़ में क्योंकि वो रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं, तो क्या हमें उसकी वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं लेना चाहिए? तो मोहिनी, द होल आइडिया लाइज कि पॉइंट नंबर 1, आपके पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉपर एसेट एलोकेशन है या नहीं। पॉइंट नंबर 2, क्या आप वैल्यूएशन का गेम प्ले कर रहे हैं या नहीं, जहाँ पे आप चीपर वैल्यूएशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियोज़ में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। अगर कोई भी इन्वेस्टर इन अपॉर्चुनिटीज़ को, और इनफैक्ट एक ऐसी सिचुएशन जहाँ उसको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की आदत है, अगर वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाए, देन ही विल रियलाइज़ दैट येस ऑफ कोर्स दैट देयर इज़ एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। और मुझे लगता है कि ये एक बेसिक मंत्रा है इन्वेस्टमेंट्स का। बिल्कुल। तो जैसे हम एसेट एलोकेशन की बात कर ही रहे हैं, तो ऐसे में क्या इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए जो मल्टी एसेट फंड्स हैं, अगर मैं फंड्स की बात करूं, बेसिकली नॉट डायरेक्ट टू द मार्केट्स, बट अगर फंड्स में जाना हो तो क्या इस वक्त मल्टी एसेट फंड्स एक अच्छा ऑप्शन माने जा सकते हैं? वेल मोहिनी, देखिए, मल्टी एसेट इज़ एन ऑल वेदर फंड, इट्स एन ऑल वेदर कैटेगरी, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता कि उनको इक्विटी के अंदर जाना है, उनके डेट के अंदर जाना है, उनको इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जाना है, उनको गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर जाना है, तो वो मल्टी एसेट एज ए कैटेगरी को चूज़ करते हैं जहां वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। नाउ मल्टी एसेट एज ए कैटेगरी जो है वो एक वो हाइब्रिड कैटेगरी का पार्ट है, तो आप उनसे बहुत एग्रेसिव रिटर्न्स तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम उनको डेट टाइप रिटर्न्स भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन ऑफ अ मल्टी एसेट फंड, जहाँ इन्वेस्टर थ्रू मल्टी एसेट फंड अपना एसेट एलोकेशन करता है।
जहाँ एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसके लिए आता है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से उसके अंदर सारे के सारे कैटेगरीज़ या कमोडिटीज़ को ऐड करता है और उसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट्स करता है। सो मुझे लगता है कि मल्टी एसेट इज़ ऑल वेदर कैटेगरी, और मल्टी एसेट्स में जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको टैक्सेशन का ध्यान नहीं रखना होता, क्योंकि फंड मैनेजर अपने एंड पे ही उसको एंट्री एंड एग्जिट लेता है। एंड एट द सेम टाइम वो चैन की नींद सो सकता है, क्योंकि उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि डोनाल्ड ट्रंप के कारण ईरान क्राइसिस हो रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एलपीजी की क्राइसिस हो रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्कुल। अभी आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया, SIF, यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फ़ंड, या फिर ये जो फ़ंड न्यू अभी डिज़ाइन हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि ये फ़ंड किस तरीके से काम करते हैं। वेल देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल रेगुलेटर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि उनको पता है कि किस समय उनको क्या लॉन्च करना है। और मुझे लगता है बिकॉज एट द टाइम ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ इतना स्ट्रेस और इतना एंजाइटी वर्ल्ड के अंदर बना हुआ था, तो जो रेगुलेटर है उन्होंने एक अप्रूवल दिया है एक नई कैटेगरी का, विच इज़ नोन एज एन SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट द टिकट साइज इन SIF इज़ 10 लाख रुपीज़ मिनिमम। SIF एक ऐसी कैटेगरी होती है जहाँ फंड मैनेजर, या मैं बोलूँ एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर, अपने लेवल पर लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। इसका मतलब क्या है? लॉन्ग का मतलब होता है यू आर बाइंग अ कैटेगरी और अ कमोडिटी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। शॉर्ट मतलब उनको लगता है कि मार्केट्स नीचे कर रही है, अब शॉर्ट कर लो, और शॉर्ट के समय भी आप पैसा बना सकते हो। तो SIFs बेसिकली काफ़ी टाइप के होते हैं। यू हैव टॉप 100 SIF जो लार्ज कैप होता है, आई मीन X100 SIF जो मिड एंड स्मॉल कैप होता है, हाइब्रिड SIFs, एंड एट द सेम टाइम जो एक और SIF भी होता है जो है मल्टी एसेट SIFs। तो जो बहुत फेमस SIF है वो है हाइब्रिड SIFs। हाइब्रिड SIFs इसलिए फेमस है क्योंकि जनरली इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा रहे हैं मार्केट में वो इस इंटेंट से लगा रहे हैं SIF में कि उनका पैसा जो है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, लेस वॉलेटाइल रहे और अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे। तो हाइब्रिड SIFs मोरलेस हर एक फंड हाउस के पास अपना एक हाइब्रिड SIF है। तो इन दैट केस हाइब्रिड SIF में जब कोई भी पैसा लगाता है तो वो डेट में, कवर्ड कॉल्स में और स्पेशल सिचुएशंस में, इन सब जगह वो पैसा लगाता है, जिससे उसका जो एक रिस्क होता है वो हेज हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज एक SIF से आप, मैं मान के चलूँ तो 8 से 12% के बीच में एक रिटर्न्स है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ हाइब्रिड SIF। इससे आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी आ जाती है, आपके पोर्टफोलियो में एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है विच इज़ शॉर्टिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, एंड एट द सेम टाइम ये आपको FD से 2 से 3% रिटर्न ऊपर जनरेट करता है विद मोर और लेस इक्विटी टैक्सेशन। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हैं जो SIFs में, दैट इज़ मच बेटर देन एन FD। सो देयरफॉर जिन इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी की चिंता रहती है, जिनको लगता है कि वो मार्केट्स वॉलेटिलिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो SIF एज अ कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जहां उनके रिस्क और रिटर्न दोनों ही कवर्ड होते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो गिरे हुए मार्केट में भी रिटर्न्स बनाते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल ये तो हर किसी को चिंता होती है, हर इन्वेस्टर का यही मोटिव होता है बेसिकली कि उनकी कैपिटल भी बच जाए और थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिटर्न में उनका बन जाए, क्योंकि ताकि उनका पोर्टफोलियो एटलीस्ट सेफ रहे। अभी हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे थे, अभी फेस्टिव सीज़न भी आने वाला है, तो फेस्टिव सीज़न में हमारे यहाँ धनतेरस, दिवाली, इस वक्त बहुत सारा ऐसी मान्यता भी है, कल्चरल बिलीफ भी है कि हम सोना खरीदें या चांदी खरीदें, कुछ घर पे लेकर आएँ उस वक्त। ऐसे में अभी फ़िलहाल हमने एक बार पीक देख लिया है, सोने का भी और चांदी का भी एक पीक लेवल जा चुका था, करीबन 2.5 लाख के ऊपर चांदी भी जा चुकी थी। तो अब शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या आउटलुक देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर? वेल मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ने पैन अप किया, जिसके कारण गोल्ड एंड सिल्वर ने एक इंटेंस करेक्शन दिखाया है, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी अट्रैक्टिव। और क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव है तो मुझे ऐसा लगता है इन द नेक्स्ट 3 to 4 months गोल्ड एंड सिल्वर विल गिव गुड रिटर्न्स इन द पोर्टफोलियोज। रीज़न 3 या 4 रीजन्स हैं। सबसे पहले एक ऐसी एसेट क्लास है जो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेज अगेंस्ट इक्विटी है, पॉइंट नंबर 1, जिसके कारण लोग गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर में इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं लोग बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जब भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो उनको एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना होता है, और उस केस में गोल्ड एंड सिल्वर एक अच्छी स्टेबिलिटी भी दे देते हैं। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर काफ़ी कंसोलिडेट हो चुके हैं तो वैल्यूएशन वाइज भी गोल्ड एंड सिल्वर काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स इन कमोडिटीज़ में जाते हैं और रिटर्न जनरेट करते हैं अपना। नाउ द पॉइंट इज़, जो मैंने रियलाइज़ किया था कि जब गोल्ड एंड सिल्वर अपने पीक पर आते हैं तब इन्वेस्टर्स जनरली एक फोमो इफेक्ट से गुजरते हैं और उनको लगता है अपना पूरा पोर्टफोलियोज बेच के गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर चले जाएं, बिकॉज वो उनको गेट रिच क्विक का एक फील देता है।
तो मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल गलत प्रोपोजिशन है, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे हमने शो के स्टार्टिंग में बोला, एसेट एलोकेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन है तो आपके पोर्टफोलियो में रिक्विजिट गोल्ड एंड सिल्वर भी है। इस तरीके से आप ग्रीड एंड फियर दोनों से आप बचते हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन है। सो आई फाइंड दैट गोल्ड एंड सिल्वर इज़ अ वेरी गुड कमोडिटी, अच्छे रिटर्न्स देंगे। बट जिस तरीके से आपको भी पता है कि पीएम मोदी ने कितना देश को संबोधित करते हुए बोला कि गोल्ड एंड सिल्वर में ख़रीदारी कम करें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें नेशनलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, पेट्रियाटिक होना थोड़ा ज़रूरी है। और क्योंकि इंडिया में एक लार्जेस्ट इम्पोर्टर है गोल्ड के कारण, जिसके कारण हमारा जो रुपी है वो डिप्रिशिएट हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा सा लगाम लगाना भी ज़रूरी है, सो दैट हमारी जो करेंसी है वो उतना गिना के रहे। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोगों को इस तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होना भी उनके लिए वाजिब है, क्योंकि जो रिटर्न थे अभी पिछले कुछ समय में वो बहुत ज़्यादा रिटर्न थे। और ऐसी अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन में जब बाहर इतनी चीज़ें चल रही हैं तो लोगों का उस तरफ रुझान हमने सबने बढ़ता हुआ देखा है। अभी ऐसे वक्त में जब आपने कहा कि एक एसेट एलोकेशन के तरीके से हमें गोल्ड को रखना चाहिए, ना कि उसके लिए एकदम ऐसे बहुत एग्रेसिवली उसमें पार्टिसिपेट ना करके एक तरीके से उसे एलोकेशन दें और बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करने के बजाय एक लेवल तक ही इन्वेस्ट करें। ऐसे में किस तरीके के गोल्ड में इन्वेस्ट करें, फिजिकल गोल्ड या फिर जो ETFs हैं उसमें डिजिटल गोल्ड, किस तरीके से उसमें पार्ट बन सकते हैं, और एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आप किस में ज़्यादा अच्छा प्ले कर सकते हैं? वेल मोहिनी, देखिए, ये तो हम सब लोगों को पता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होते हैं। एक तो ओल्ड फैशन तरीका है जिसको हम फिजिकल गोल्ड बोलते हैं, जहाँ आप जाते हैं और गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में या गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में खरीद लेते हैं। एंड द नेक्स्ट तरीका इज़ विच इज़ नोन एज द डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड भी काफ़ी तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। पॉइंट नंबर 1, आप गोल्ड के ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप ETF इनेबल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अब बंद हो गए। एंड पॉइंट नंबर 4, NSE ने जो नया एक गोल्ड का कॉन्सेप्ट निकाला है विच आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी बहुत तरीके से किया जा सकता है, अदर देन द फैक्ट कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के तौर से कर रहे हैं तो आप गोल्ड एंड सिल्वर एक फ़ंड है, मल्टी एसेट फंड्स है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में SIP करना एक अच्छा तरीका है, जहाँ इन्वेस्टर्स थ्रू एवरेजिंग आउट एक बेटर NAVs ऑब्टेन कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग द मनी थ्रू एन SIP मोड इन गोल्ड। पॉइंट नंबर 1, मुझे ऐसा फील होता है। और क्योंकि डिजिटल गोल्ड का बेस्ट जो एक नुआंसेस होता है वो ये होता है कि अगर आपको जब भी बेचना है तो यू विल बी एबल टू सेल दैट मनी, तो मुझे लगता है सेल दैट गोल्ड बेसिकली। तो मुझे लगता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके कारण इन्वेस्टर्स डिजिटल गोल्ड इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स ईजी होता है, कोई चार्जेस नहीं लगते एज सच। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल को अगर आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत है और आप अपना गोल्ड डिजिटल गोल्ड बेचते हैं तो आपको लिक्विडिटी आपके पास अवेलेबल रहती है। तो मुझे लगता है जिनके पास कैश रिजर्व्स होते हैं वो फिजिकल गोल्ड की तरफ जाते हैं, और जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं या मेजरली जो इंडिविजुअल्स गोल्ड परचेज करते हैं थ्रू देयर बैंक अकाउंट, वो डिजिटल गोल्ड की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, तो इस वक्त थोड़ा सा मार्केट पे आते हैं कि मार्केट्स में क्या हो रहा है। मार्केट्स में जो हम इस वक्त लेवल देख रहे हैं पूरे ग्लोबल मार्केट्स में, जब से ये वॉर शुरू हुई थी, इनफैक्ट पिछले 2 साल से जब से हम वॉर का सिनेरियो देख रहे हैं, पहले जब शुरू हुई थी तब तो मार्केट में एक थोड़ी करेक्शन अच्छी खासी देखने को मिली, लेकिन इस बार जब वॉर शुरू हुई US और ईरान के बीच में, उसके बावजूद सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे मार्केट्स इतना नहीं गिरे, क्योंकि हमारे मार्केट्स भले ही एक कंसोलिडेशन रेंज में काम कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट हमने नहीं देखी है। लेकिन अब जब ये पीस टॉक्स की बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि जल्दी ही डील हो भी जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा से ओपन हो जाएगा, ऐसे में क्या हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स यानी कि हमारा मार्केट इस साल के एंड तक आप देखते हैं कि ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ? वेल मोहिनी, देखिए, एज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं विल बी रीचिंग ऑल टाइम हाई, सो इट विल बी अ रॉन्ग प्रोपोजिशन टू से। लेकिन यस, लॉजिक जिस तरीके से कहता है वो ये कहता है कि जिस तरीके से इंडियन मार्केट्स अपने रॉक बॉटम पे ट्रेड कर रहे थे पिछले 2 साल से, जहाँ कोरियन मार्केट्स, ताइवान मार्केट्स ने 60% तक के रिटर्न्स दे दिए, एट द सेम टाइम US मार्केट्स ने भी इतने अच्छे रिटर्न्स दिए, तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट्स का जो वैल्यूएशन का जो गेम है, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। तो मुझे ऐसा लगता है दैट येस, हमारा जो एक ट्रेंड है, बुल ट्रेंड, वो शायद कंटिन्यू रहेगा in this financial year because of the valuation perspective. Point number 1. Point number 2 जो मुझे फील होता है वो ये कि इंडियन मार्केट्स जो हैं पर से
क्योंकि अंडर वैल्यूड है, तो इन दैट केस जितना भी पैसा जो साउथ कोरियन मार्केट्स या ताइवान मार्केट्स के करेक्शन से आ रहा है, वो पैसा सर्कुलेट होके इमर्जिंग मार्केट स्पेस में वापस इंडिया में आ रहा है, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट्स एज वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट्स इन टोटलिटी इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर एक अच्छे रिटर्न्स देंगी, और डिफरेंट सेक्टर्स विद इन इंडियन मार्केट्स, चाहे वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स हो, चाहे वो NBFCs हों, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो जिसको हम रियलिटी बोलते हैं, FMCG हुआ, डिफेंसिव सेक्टर हुआ, दैट इज़ गोइंग टू गिव गुड रिटर्न्स नाउ बिकॉज वी हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग फॉर द लास्ट 2 years। और ये ऐसी सिचुएशन इंडियन मार्केट्स में बहुत कम ही आती है जहाँ इंडियन मार्केट्स इतने लंबे पीरियड के लिए एक लल फेज़ में चला जाए। सो नाउ बिकॉज जिस तरीके से मार्केट्स की हर बार चाल होती है लोगों को घबराने की या लोगों को परेशान करने की, अब उनको ऐसा लग रहा था कि इंडियन मार्केट सेकेंड वॉर के बाद भी करेक्ट होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुए नहीं। दैट क्लियरली शोज़ दैट हमारे मार्केट में स्टिल एक पोटेंशियल है, एक कैपेबिलिटीज़ है, एक अट्रैक्शन है जहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आएंगे और अपने पैसे को पार्क करेंगे सो दैट दे कैन गेट गुड रिटर्न्स आउट ऑफ द पोर्टफोलियोज। एंड देयर इज समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट मोहिनी, एंड दैट इज़ सरकार ने भी काफ़ी स्टेप्स लिए हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इंडिया में वापस लाने के लिए। जैसे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनको टैक्स फ्री बना दिया, दैट हैज़ बीन अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल टुवर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड टुवर्ड्स द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कि वो मोर एंड मोर फॉरेन मनी को अट्रैक्ट कर सके। और ये बात तो सभी स्टेक होल्डर्स को पता है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, कि वी स्टिल नीड फॉरेन कैपिटल फॉर द इंडियन मार्केट्स टू परफॉर्म वेरी वेल। तो इन दैट केस हम फॉरेन मनी को या FIIs के मनी को हम नेगेट नहीं कर सकते। यस, आज के टाइम में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बहुत जागरूक और बहुत प्रोएक्टिव हो गए हैं। वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, डिफरेंट प्रोफेशनल्स के थ्रू, डिफरेंट बैंक्स के थ्रू वो काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वी स्टिल कैन नॉट नेगेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो ही एक ऐसी कड़ी है जो हमारे मार्केट को एकदम बहुत ऊपर लेवल पे लेके चली जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है दैट येस, गोइंग डाउन द लाइन आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द मार्केट्स, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट्स, और मुझे ऐसा लगता है दैट इंडियन मार्केट्स विल गिव गुड रिटर्न्स, और इस साल वो इन्वेस्टर्स को निराश करके नहीं जाएगा। बिल्कुल, चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो हम FIIs की भी बात भी कर रहे थे, FIIs जुलाई में थोड़ी सी वापसी होती दिखी भी है हमें, कि जुलाई में का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी वापसी हुई, और अगस्त के स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में इनफैक्ट सिर्फ 5 दिनों में ही करीबन 12,000 करोड़ की जो FPIs ने खरीदारी की है उसका भी आंकड़ा सामने आया है। अब देखेंगे कि साल के अंत तक वो आंकड़ा कहाँ लेकर जाता है। हालांकि हाँ, DIIs का सपोर्ट बहुत बड़ा है, इसीलिए हमारी मार्केट अब तक इतनी ज़्यादा गिरी नहीं है। लेकिन जब मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो फिर बात प्रॉपर IT सेक्टर की नहीं, लेकिन चलिए प्रॉपर AI की करते हैं, क्योंकि AI एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हर जगह जिसकी बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक चीज़ में आ गया है। पहले सिर्फ एक स्टार्टिंग फेज़ में था, लेकिन अब हर एक सर्विस, हर एक सेक्टर, हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है AI, चाहे किसी भी तरीके का काम हो। पहले हमने देखा कि जो विदेशी मार्केट थी, चाहे वो कोरियन मार्केट हो, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया AI को लेकर, क्योंकि लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे उसे लेकर। उसके बाद हाल ही में हमने देखा कि वो मार्केट्स बुरी तरीके से क्रैश हुई। बड़े बड़े स्टॉक्स, IBM जैसे स्टॉक में हमने देखा कितना बड़ा क्रैश आया, क्योंकि अब लोगों को डर लगने लगा है कि जो कंपनियां हैं जो इतना भारी निवेश कर रही हैं, इनफैक्ट SpaceX की अभी अर्निंग्स आई थी, इससे पहले अभी अर्निंग्स हमने देखी थी, उनमें जो इन्वेस्टमेंट की गई है AI की तरफ, उसे लेकर जो जितने भी निवेशक हैं वो थोड़े परेशान हैं, थोड़ी चिंता है उनमें कि अब AI ये जो है इसमें जो इतनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये इतना रिटर्न दे भी पाएगा। उसी का रिएक्शन हमने इंडियन मार्केट्स पर भी देखा पिछले कुछ दिनों में। जो IT हमारा एज अ सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने डाउन ट्रेंड देखा था पिछले कुछ दिनों में, हालांकि अब काफ़ी संभल गया है सेक्टर। तो क्या इसे कैसे देख रहे हैं? AI एक बबल है या फिर AI आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा साबित हो सकता है? कैसे देख रहे हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस? वही नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से पहले तो हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम AI की थोड़ी सी चर्चा कर लें। मुझे लगता है AI इज़ अ ट्रेंड, इट्स अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इट इज़ एन एट्रीब्यूट। जिस तरीके से Y2K एक प्रॉब्लम थी, कंप्यूटर का जो एक इंसेप्शन था वो एक इश्यूज़ क्रिएट किया, ऐसे मुझे लगता है AI एक ऐसी चीज़ है जो एक मेरे और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन लेने वाला है। चाहे वो डिफरेंट AI टूल्स हो, चाहे वो क्लॉड हो, चाहे वो जेमिनी हो, चाहे वो ChatGPT हो, चाहे वो NoteLM हो। तो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है AI को एक नेगेटिव कोनोटेशन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। AI अगर आज आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने बिग बिजनेसेस में, अपने बिजनेसेस को स्ट्रीमलाइन करने में, या छोटे बिजनेसेस में भी, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है,
आपका एट द सेम टाइम आपका जो एक क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी इम्प्रोवाइज होता है। सो अगर मैं एआई पर से की बात करूं, डेफिनेटली इंडिया एक लैगार्ड रहा है एआई में, जैसे बहुत सारे रिपोर्ट्स भी कहते हैं। सो डज दैट मीन कि अगर एआई में हम लैग कर रहे हैं तो हम रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाएंगे? द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा नहीं है कि आज इंडिया एआई को लेकर काम नहीं कर रहा है, सरकार एक भी अपने एआई प्लेटफॉर्म्स को लेकर काम कर रही है और बहुत सारी प्रोमिनेंट कंपनीज हैं जिन्होंने जॉइंट वेंचर्स किए विद वन अमंग्स द टॉप एआई कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट वो एआई को इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है दैट एआई इज़ एन इंडिस्पेंसिबल फीचर ऑफ ईच एंड एवरी वंस लाइफ, वेदर इट इज़ यू, मी और एनीबडी फॉर दैट कॉज। तो एआई को जितनी जल्दी हम इनकॉर्पोरेट कर लें उतना ही हम सुकून में रह सकते हैं, उतना ही हमारे अंदर स्टेबिलिटी आएगी और उतना ही हमारी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इम्प्रोवाइज होगी और उतना ही हम स्पेशलाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। नाउ द पॉइंट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द एआई ट्रेड्स, डेफिनेटली एआई में अगर आप देखें लास्ट ईयर तो एआई रिलेटेड स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा रिटर्न्स आया। दैट इज़ द रीज़न वाई सो मैनी इमर्जिंग कंट्रीज़ जिनका जो एआई में बिल्कुल एक्सपर्ट ले चुके हैं वो उन्होंने बेटर रिटर्न्स दिया। यूएस ने इतना बेटर रिटर्न्स दिया, बट डज दैट रियली मीन के ओनली एआई विल गिव रिटर्न? दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। आज एआई की वैल्यूएशंस महंगी हो गई जिसके कारण एआई में एक मेल्टडाउन देखने को मिला। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो पैसा जो है वो दोबारा से सर्कुलेट होने लगा एंड इंडियन मार्केट्स के अंदर पैसा आ गया। सो गोइंग डाउन द लाइन आई वुड डेफिनेटली से कि इंडिया भी काफ़ी लीड लेगा एआई में, हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के अंदर एंड एट द सेम टाइम जो एआई का जो एक बोलबाला है उसमें डेफिनेटली हम बहुत अच्छा करेंगे। एंड एआई रिलेटेड स्टॉक्स जो हमारे आज ट्रेडिशनल स्टॉक्स हैं मिड कैप एंड लार्ज कैप ओरिएंटेड कंपनीज, उनमें एआई का एक डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन आ जाएगा। जिस तरीके से इंडिया ने ग्लोबली एक आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में अपना डंका बजाया है, इन द सिमिलर मैनर कल को वो एआई में भी उतना ही फास्ट ग्रो करेगा विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि अगर हमारा जो अर्ली स्टेज है अगर या अर्ली लीप है वो नहीं हो पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एआई में लैग करेंगे। with the kind of capabilities and skills what we have, we can do much better in AI. So in that case जो आपकी ट्रेडिशनल IT रिलेटेड कंपनीज है कल को वही AI रिलेटेड कंपनीज बन जाएंगी। तो जैसे कि हम एआई की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम है और मान लीजिए डिफेंस की जो थीम है, इन सब की आजकल बहुत हाइप है क्योंकि ये सारी उस तरीके के सेक्टर्स हैं जिनमें एकदम से सर्ज देखने को मिलता है। इसी वजह से ये पॉपुलर भी बहुत हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स में। तो ऐसे में क्या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थीमेटिक फंड्स की तरफ इस वक्त जाना चाहिए या फिर वो फ्लेक्सी कैप और जो हमारे पुराने तरीके हैं लार्ज कैप फंड्स उसी में उनको इसका जो भी जितनी भी एलोकेशन है वो उसमें हो जाती है, अलग से उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है? वेल मोहिनी, अगर हम थीमेटिक फंड्स की बात करें तो जनरली ये कहा जाता है कि थीमेटिक फंड्स आपके पोर्टफोलियो में 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थीमेटिक फंड्स आर दोस्त फंड जो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स जनरेट करते हैं बट विद इट्स ओन रिस्क एज वेल। अगर आप थीमेटिक फंड्स में एंटर कर रहे हैं तो आपको एग्जिट के तरीके भी पता होने चाहिए। तो जनरली जब भी एक मॉडल पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें आप जो कोर पार्ट ऑफ पोर्टफोलियोज़ है वो या तो आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स रख सकते हैं या फिर आप फ्लेक्सी कैप्स एंड मल्टी कैप्स रख सकते हैं। In the buffer part you can keep funds like large and mid cap category, and in the peripheral part you can keep funds like small caps, mid caps or the thematic advantage or thematic funds, not thematic advantage. Now in that case आपने जितने भी themes या categories की बात करें which is your defense, which is your telecom, which is your FMCG, which is your BFSI, which is your finance and all that field, तो मुझे लगता है आप इसमें 2% का ऑलमोस्ट एक्सपोजर ले सकते हैं। बट यू डोंट हैव टू बी ग्रीडी विद द फैक्ट कि अगर 60% के रिटर्न आ गए तो आपने अपना सारा का सारा पैसा थीमेटिक फंड्स के अंदर ही डाल दिया। सो दैट कैन बी क्वाइट डेट्रीमेंटल फॉर द इन्वेस्टर्स। तो जैसे हमने शो का स्टार्टिंग में भी बोला और बीच में बोला, राइट एसेट एलोकेशन इज़ द मंत्रा एंड इफ़ योर एसेट एलोकेशन इज़ प्रॉपरली हैंडल्ड तो चाहे आप डिफेंसिव थीम में जाएँ, चाहे आप FMCG में जाएँ, चाहे आप BFSI में जाएँ, आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपके पोर्टफोलियोज़ में जनरेट हो जाएंगे इफ़ यू आर एक्चुअली हैविंग पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस इन द इंडियन मार्केट्स। ठीक है, अब मैं एक शॉर्ट में ये जानना चाहूँगी कि हमने ऑलरेडी एसेट एलोकेशन की बात तो कर ली है, लेकिन मैं एसेट एलोकेशन में अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है आइडियली 30 to 40 ईयर्स के, उनको इस मार्केट सिचुएशन में एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाना है तो उन्हें कितने परसेंटेज इक्विटी में, कितने परसेंटेज डेट में, कितने कैश में या फिर रियल स्टेट अदरवाइज गोल्ड सिल्वर कितनी रखनी चाहिए? देखिए मोहिनी, इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उनका रिस्क प्रोफाइल क्या है।
लेट्स से अगर कोई 30-35 ईयर्स के प्रोफेशनल है और उनके पास अगर वो रेंटल प्रॉपर्टी में अकोमोडेट कर रहे हैं, तो इन दैट केस द रिस्क प्रोफाइल विल बी वेरी डिफरेंट. अदरवाइज अगर उनके पास अपना घर है तो देन द रिस्क प्रोफाइल विल बी वेरी वेरी डिफरेंट. उनके कितने साल की सर्विस हो चुकी है, या फिर फॉर हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वर्किंग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो किस सेक्टर में काम कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर IT सेक्टर में काम करें तो काफ़ी फ्रेजाइल सेक्टर है. आज नौकरी है, कल को नौकरी नहीं है. सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. उनके गोल्स क्या है, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग. आर दे डूइंग इट फॉर देयर किड्स एजुकेशन, फॉर बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, और आर दे डूइंग इट फॉर देयर रिटायरमेंट. सो मुझे ऐसा लगता है कि द एंटायर रिस्क प्रोफाइलिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू डिसाइड ओवर द फैक्ट कि आपको कितना इक्विटी रखना है, कितना डेट रखना है, कितना गोल्ड एंड सिल्वर रखना है अपने पोर्टफोलियो में, सो दैट आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स भी आ जाए, रिस्क भी कम हो जाए, और आपका जो मेन गोल है वो भी अकम्प्लिश हो जाए. एक जो चीज़ बहुत क्लियर है कि एसेट एलोकेशन तो होना है, और अगर एसेट एलोकेशन की बात हो रही है तो उसमें फिक्स्ड इनकम भी होगा और इक्विटी भी होगा. फिक्स्ड इनकम के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बॉन्ड्स हो सकता है, FDs हो सकता है, डेट फंड हो सकता है, SIFs हो सकता है, या फिर अगर आपके पास इक्विटीज़ हैं तो वो इंडियन मार्केट्स हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट्स हो सकता है. इंडियन मार्केट्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्लेक्सी कैप्स, मल्टी कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स हो सकता है. इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करूँ तो आप फॉरेन इन्वेस्टिंग कर सकते हैं थ्रू गिफ्ट सिटी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड एंड सिल्वर भी आपका पोर्टफोलियो में हो सकता है. तो मुझे ऐसा लगता है दैट वेदर यू आर 40 और वेदर यू आर 50 और वेदर यू आर 30, द ओनली थिंग इज दैट डिफरेंट एसेट हैज़ टू बी देयर इन द पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज. उसका जो कॉम्पोजिशन है वो कम और ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल. सो दैट इज़ हाउ आई थिंक एक एक्सपर्ट को एक प्रॉपर प्रोफाइलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये डिसाइड करने के लिए कि उनको कितना पैसा किस एसेट क्लास में कितने टाइम के लिए रखना है, जिससे उनका जो फाइनल गोल है वो अचीव हो सके. चलिए, अब ये आखिरी सेक्शन है इस पॉडकास्ट का, और इसमें थोड़ा जेनजी वाले क्वेश्चंस को शामिल कर लेते हैं. जो हमने जेनजी से कलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस, तो उनका क्वेश्चन ये है कि जो नूब यानी कि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? वेल, जेनजीज का नाम तो अब आजकल एक बहुत फेमस हो चुका है, स्पेशली आफ्टर द सोशल मूवमेंट व्हाट दे हैव डन. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल एक्सपर्ट के तौर पे जो देख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल जेनजीज कल के भारत के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं. मुझे लगता है एक सेंस ऑफ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग. दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप बिफोर इन्वेस्टिंग. अगर एक अवेयरनेस और नॉलेज है, जो कि आजकल मुझे लगता है जेनजीज को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वेदर इट इज़ यूट्यूब, वेदर इट इज़ इंस्टाग्राम, वेदर इट इज़ ट्विटर, वेदर इट इज़ फेसबुक, वेदर इट इज़ गूगल पर से, जहाँ से उनको बहुत आसानी से मिल जाती है. तो मुझे लगता है अगर एक सेंस ऑफ अवेयरनेस है तब वो इन्वेस्ट करें सबसे पहले. और अगर जेनजी जो हैं, और ये जेनजी से रिलेटेड नहीं है, किसी इंडिविजुअल या इन्वेस्टर से भी संबोधित मैं कर रहा हूँ, संबंध में है, अगर वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करें तो सबसे पहले वो SIPs के माध्यम से स्टार्ट करें. SIPs के माध्यम से जब वो स्टार्ट करेंगे, और SIPs तो अब बहुत छोटे अमाउंट की भी हो सकती है, 250 रुपये तक हो कि आप SIP कर सकते हैं. तो आप एक इन्वेस्टिंग एज अ फिलोसफी, इन्वेस्टिंग एज अ जर्नी, इन्वेस्टिंग एज अ प्रोसेस, इन्वेस्टिंग एज एन इवेंट, आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे खुद थ्रू अ फर्स्ट हैंड डेटा. आप उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, और अपनी नॉलेज से जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसमें जो भी कोर्स करेक्टिव एक्शंस हैं वो ले सकते हैं, और अपनी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं. बिल्कुल, इसी के साथ एक फॉलोअप क्वेश्चन भी है कि आपने कहा SIP से शुरू कर सकते हैं, तो अगर किसी की 15 से 20 हज़ार की सैलरी है और उसको अपनी पहली इन्वेस्टमेंट SIP के जरिए करनी है, तो उन्हें किस तरह के फंड्स में इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए? वेल, अगर ये क्वेश्चन एक जेनजी से रिलेटेड है और 15 से 20 हज़ार की सैलरी है, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले बहुत स्मॉल अमाउंट से वो एक कैपिटल मार्केट्स को टेस्ट करें, विच कुड बी 250 रुपीज़ ऑफ SIPs. वो पैसा या तो वो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या लार्ज कैप किसी में भी वो इन्वेस्ट करके देखें. लेकिन एक जो सजेशन है वो ये कि वो इमीडिएट रिस्पॉन्सेज ना दें कि अगर मार्केट ऊपर है तो एकदम निकाल देते हैं, मार्केट नीचे तो एकदम लगा देते हैं. उस पैसे को थोड़े पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी के साथ अपनी SIPs को चलने दें. और एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट वो 20s में है अपने, एंड ऑफ कोर्स आपने पेशेंस की बात की तो वो थोड़ी सी कम है. तो उस पेशेंस के लिहाज से मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो अगर वो मार्केट के मूवमेंट में चलिए, उन्होंने थोड़ा सा वो उसको सह गए उस उतार चढ़ाव को, लेकिन
कई बार होता है कि जब मार्केट पीक पर होती हैं या तो जब मार्केट बिल्कुल गिरावट में होती हैं तब सब अपने एसआईपी बंद कर देते हैं, तो उनके लिए वो डिसिप्लिन कैसे लेकर आएँ कि जो आपने बहुत स्मॉल अमाउंट बिल्कुल बताया 250 रुपये का, लेकिन उस 250 रुपये के अमाउंट से डिसिप्लिन कैसे लेकर आएँ उसके साथ? वेल मोहिनी, इन्वेस्टमेंट एज अ फिलॉसफी या एज अ प्रोसेस तभी काम करती है जब आपके पास डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट्स में कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते, पॉइंट 1। और पॉइंट नंबर 2, अगर वो राइटली सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको बहुत सारी शॉर्ट्स, बहुत सारी रील्स, बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे मिल जाएंगे जो एक ही चीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट्स। और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट्स के एस SIP इज़ द राइट वे आउट। सो आई थिंक दैट कोई भी जेनजी या कोई भी इन्वेस्टर फॉर दैट कॉज, मिलेनियल हुआ या बूमर्स हुआ, जो भी अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले बहुत छोटी SIP से स्टार्ट करें, लार्ज कैप बायस्ड फंड्स लें और वहाँ से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को समझ पाएँ कि वो जर्नी कैसे जाएगी। इफ़ दैट इज़ डन प्रॉपरली, मुझे लगता है कि हाफ बैटल इज़ ऑलरेडी वन। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि एक ऐसी मिस्टेक जो उन्हें करने से बचना चाहिए, स्पेशली जेनजीज को, बिकॉज वो अपने 20s में हैं, उनकी चीज़ें थोड़ी एग्रेसिव होती हैं, बट तो उन्हें किस तरह की मिस्टेक इन्वेस्टिंग में करने से बचना? मुझे लगता है कि इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है आज की डेट में कि उनको यही नहीं पता कि नॉइज़ और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है जो एक्सेप्ट करना चाहिए और क्या चीज़ है जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैंने इस पूरे के पूरा जो एक जो हुआ सोशल रिफॉर्म या रेवोल्यूशन, जो भी एक टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया जाए, मुझे कभी कभार लगता है कि थोड़ा धैर्यता, थोड़ा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। एक इम्पल्सिव एक्शंस या इम्पल्सिव डिसीजंस कभी नहीं लेना चाहिए। तो एक जो चीज़ आपने मुझसे पूछा कि जो उनको नहीं करना चाहिए वो है इम्पेशेंस। अगर इम्पेशेंस नहीं है और पेशेंटली और डिसिप्लिन तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं, आई एम श्योर कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत बेटर, आपके पोर्टफोलियोज बहुत बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, आज के पॉडकास्ट में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, तो हम चाहेंगे कि हम फिर से अगला पॉडकास्ट करें और फिर से ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करें। और थैंक यू सो मच आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इनसाइट शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मोहिनी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी फॉर द शो। चलिए, तो अपने दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सुनने को मिला। आपके पोर्टफोलियो को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे आपको एसेट एलोकेशन करनी है, कैसे आपको इस टेंशन के बीच, जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त टेंशन चल रही है उसके बावजूद आपने पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न कैसे बना सकते हैं, इसकी भी स्ट्रैटेजी आपने जानी। तो यही सब मुद्दों पर अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम अगले पॉडकास्ट में उसको शामिल करें और आपके सवालों को भी हम अगले पॉडकास्ट में ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप जेनजी हैं तो भी आपने सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने इसमें आखिर में एक सेक्शन लिया जिसमें हम जेनजीज के सवालों को शामिल किया, ऐसे ही हम आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पोस्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लगातार देखते रहिएगा जागरण बिजनेस।